नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान और चिराग कपूर मेंशन से वापस जाने के लिए पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। वहां उनकी कार को बहुत बुरी तरह से किसी ने डैमेज कर दिया। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यह सब मयूर ने किया होगा। इसके बाद अहान और चिराग पार्किंग एरिया से निकलकर कपूर मेंशन से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त अहान की नजर एक काले रंग की कार पर पड़ती है। वो कार कपूर मेंशन के मेन गेट के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी थी। उस कार से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में गन था। वो आदमी अहान और चिराग के पास पहुंचता है और कहता है, चुपचाप कार में बैठो। अहान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अहान चिराग से कहता है, कार में बैठो। चिराग इस समय बहुत घबराया हुआ था, पर वो अहान की बात को नहीं टाल सकता था। उस गन वाले आदमी के कहने पर अहान और चिराग कार में बैठ जाते हैं। कार में पहले से दो आदमी और बैठे हुए थे जिनके हाथ में भी गन था। इसके बाद एक आदमी मयूर को फोन लगाता है और कहता है कि वो दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, अब कहाँ लाना है आप बताइए। इतने में मयूर खुश होते हुए उन दोनों को गोल्डन रेसिडेंस में लेकर आने को कहता है। मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कार गोल्डन रेसिडेंट के लिए निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद अहान ने उन दोनों आदमियों पर अटैक कर उन्हें बेहोश कर देता है और तीसरे आदमी से कहता है कि तुमने अगर होशियारी दिखाई तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। अहान ने उन दोनों आदमियों को बेहोश करने के बाद उनका गन अपने पास ही रख लिया था। वो तीसरा आदमी भी डर जाता है और चुपचाप कार में ही बैठे रह जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। अहान की बात सुनकर गनधारी वो तीसरा आदमी बहुत डरा हुआ था। वो लंबी गहरी सांस ले रहा था और अहान को देख रहा था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो अहान से माफी मांगना चाहता था। उसे इस हालत में देखकर अहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एटलीस्ट अभी तो नहीं मारूंगा, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर शायद मैं अपना मन बदल लूं। अहान जानता था कि वो आदमी उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जरूर मयूर ने उसे आर्डर दिया होगा कि वो उसे और चिराग को जिंदा लेकर पहुंचे। मयूर अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए अहान जानता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो आदमी अहान और चिराग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा। अहान की यह बात सुनकर उसने चैन की सांस ली। वो जानता था कि अहान उससे झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने कह दिया कि वो उसे नहीं मारेगा, मतलब नहीं मारेगा। अगर अहान को उसे मारना ही होता, उसे सिर्फ ट्रिगर दबाने की देरी थी। वो बातों में इतना वक्त बर्बाद नहीं करता। अहान की वजह से ड्राइवर भी बहुत डरा हुआ था। यह देखकर अहान ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं कुछ नहीं करूंगा। बस जहां मयूर ने हमें बुलाया है वहां लेकर चलो। हाँ, यस, ठीक है, ड्राइवर ने कहा और अपने माथे का पसीना पोंछा। इसके बाद अहान आंखें बंद करके रिलैक्स होकर सीट का सहारा लेकर बैठ गया। अहान ने सब कुछ हैंडल कर लिया था, पर चिराग अभी भी घबराया हुआ था, क्योंकि आगे बैठे आदमी के पास अभी भी उसकी गन थी। अहान यह जानते हुए भी रिलैक्स हो गया था। चिंता मत करो, वो गन नहीं चलाएगा। अहान ने कहा। चिराग के बिना कुछ कहे ही
वो समझ गया था कि चिराग क्या सोच रहा है। आहान जानता था कि वो आदमी समझदार है, इसलिए वो ट्रिगर नहीं दबाएगा। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चिराग ने कहा, पर अभी भी वो घबराया हुआ था। उसने उस आदमी की तरफ देखा और फिर आहान की तरफ देखा। अगर आहान ने कह दिया था कि वो गन नहीं चलाएगा, इसका मतलब उसे आहान पर भरोसा करना ही था। उस आदमी ने ट्रिगर दबाना तो दूर, गन हाथ में लेने के बारे में भी नहीं सोचा था। और अब आहान की बात सुन लेने के बाद तो वो उसकी बची खुची हिम्मत भी खत्म हो गई थी। इसके बाद वो गोल्डन रेसिडेंस पहुंचे। वहां एक छोटी बूथ पास हाउसिंग सोसाइटी थी। मयूर यहीं पर रहता है। वहां के घर बहुत महंगे थे, पर मयूर को यहाँ पर बहुत सस्ते में मिला था। इसका कारण सिर्फ यह था कि मोहन वर्मा की रियल एस्टेट में बहुत चलती थी। इस वक्त गोल्डन रेसिडेंस के विला 7 में मयूर स्मोक कर रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर विनायक को कॉल किया। इस वक्त विनायक, अनिका और विनायक के 2 दोस्त साथ में ही थे। विनायक, वहां का काम हो गया? मयूर ने पूछा। हाँ मयूर भाई, हो गया, विनायक ने कहा। इस वक्त वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। गुड, अब एक काम करो, जल्दी से गोल्डन रेसिडेंस आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। वो लड़का भी यहीं आ रहा है, मयूर ने कहा। वो लड़का मिल गया? विनायक ने पूछा। हाँ, तुम्हारा कजिन ने उसे ढूंढ लिया, मयूर ने कहा। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ, विनायक ने कहा। इसके बाद विनायक ने फोन रख दिया। चलो, आज अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए हमारे पास 2 लोग हैं, विनायक ने कहा। विनायक जिस गुस्से के साथ यह बात बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह तुम्हारा कजिन कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है? उसने उसे लड़कों को ढूंढ भी लिया, विनायक के भाई ने कहा। हाँ, वो एक प्रोफेशनल है। ऐसे मामूली लोगों को ढूंढना उसके लिए बाएं हाथ का काम है, विनायक ने कहा। अंडर पार्किंग से निकलने के बाद मयूर ने सबसे पहले कुछ लोगों को आहान को मारने के लिए कॉल किया, पर उन्होंने आहान का पावर देखते हुए इस मामले में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। तब विनायक ने अपने कजिन ऋषि को कॉल किया। ऋषि एक प्रोफेशनल किलर था और इस वक्त वो मनाली में ही था। उसे भरोसा था कि ऋषि आहान से लड़ने में नहीं डरेगा, और ऐसा ही हुआ। विनायक से बात करने के बाद ऋषि 1 घंटे के अंदर कपूर मेंशन पहुंचा और आहान को किडनैप करने का पूरा प्लान बनाया। वो चारों गोल्डन रेसिडेंस एरिया के लिए निकले। इस वक्त मयूर अपने रूम की बालकनी में बैठा था और वाइन पी रहा था। उसकी नजर लगातार मेन गेट पर थी। गेट के सामने एक कार रुकी। वो चारों उस कार से बाहर निकले। तुम लोग आ गए? मयूर ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। यस मयूर भाई, विनायक ने कहा। ठीक है, आओ बैठते हैं। वो लोग भी उन दोनों लड़कियों को लेकर आते ही होंगे, मयूर ने कहा। इसके बाद सब लोग सोफे पर बैठ गए। अनिका बहुत इंटीमेटली मयूर के बाहों में जाकर बैठ गई। उसे मयूर की बॉडी से किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने पूछा, मयूर बेबी, तुम्हारी इंजरीज कैसी है? थोड़ी ठीक है, बाकी जब मैं उस लड़के को मारूंगा तभी मुझे आराम मिलेगा, मयूर ने कहा। मयूर भाई, ऋषि ने क्या कहा था? वो लोग यहाँ कितनी देर में आ रहे हैं? विनायक ने पूछा। विनायक को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कपूर मेंशन से गोल्डन रेसिडेंस ज्यादा दूरी पर नहीं था। फिर वो लोग वहां अब तक क्यों नहीं पहुंचे थे? नहीं, उसने टाइम के बारे में तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि वो लोग इन दोनों को लेकर आ रहे हैं। मयूर ने कैजुअली कहा, पता नहीं वो लोग अब तक
कैसे नहीं पहुंचे हैं? कपूर मेंशन वहां से दूर भी नहीं है और ऋषि भाई का ड्राइवर भी कार स्पीड से चलाता है। विनायक ने कंसर्न दिखाते हुए कहा, अरे तुम चिल करो, वो आते ही होंगे, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मयूर ने कहा, ऋषि के साथ 2 किलर और 2 गन्स थी। अगर इसके बाद भी वो आहान और चिराग को हैंडल नहीं कर पाए तो फिर किसी के बस का कुछ नहीं था। हमें तो यह सोचना है कि हम उन दोनों के साथ डील कैसे करेंगे, विनायक ने कहा। मयूर ने विनायक और बाकी सबको वहां इसलिए बुलाया था ताकि वो सब मिलकर आहान और चिराग से बदला ले सके। वो जानता था कि वो आहान को अकेले नहीं हैंडल कर पाएगा। हम उन दोनों की टांगे तोड़ेंगे और फिर उन्हें जमीन में लिटाकर माफी मंगवाएंगे। वो जब हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे तब हम उन्हें माफ करने के बारे में सोचेंगे। विनायक जब यह बातें बोल रहा था तभी उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। श्योर, मयूर ने कहा और हंसने लगा। सब बेसब्री से आहान और चिराग का इंतजार करने लगे। तभी घर के आगे एक और कार आई। वो लोग आ गए। मयूर ने उछलते हुए कहा, वो कार ऋषि की ही है ना? मयूर ने कंसर्न करते हुए पूछा, हाँ, वो कार ऋषि की है। विनायक ने कहा, चलो चलकर उनके साथ में ग्रीट करते हैं। मयूर ने ताना मारते हुए कहा। कार पार्क होने के कुछ देर बाद तक कोई भी बाहर नहीं आया। तब विनायक और मयूर एक दूसरे को देखने लगे। 2 मिनट बाद कार का दरवाजा खुला और आहान बाहर आया। आ गए नालायक, कैसा सरप्राइज मिला तुम्हें? मयूर ने आहान को ताना मारते हुए कहा। मैं सरप्राइज हूँ या नहीं? आहान ने कहा, बेवकूफ लड़के, यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मयूर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब पूछ लेता हूँ। मुझे ऐसे देखकर सरप्राइज नहीं हो तुम? आहान ने कहा। मयूर खुशी में इस तरह पागल हो रहा था कि उसे एहसास नहीं हो रहा था कि आहान बिना किसी चोट के बहुत शांति से उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां अपनी मर्जी से आया हो। अचानक से विनायक को एहसास हुआ कि किडनैप इंसान का एटीट्यूड ऐसा नहीं हो सकता था। उसके माथे से पसीना आने लगा। तभी ऋषि भी कार से बाहर आ गया। मयूर ने जब ऋषि को देखा तब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। ऋषि के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसका हाथ टूटा हुआ था। मयूर और विनायक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके माथे पर पसीना था और हार के रोंगटे खड़े हुए थे। इस वक्त उसमें सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अनिका भी बहुत हैरान और परेशान थी। सबकी आंखें ऐसी खुली हुई थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ, कुछ बोलोगे या फिर मुंह में दही जम गया है? आहान ने कहा। कैसे, क्या, यह हो क्या रहा है? मयूर ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह से ढंग से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। कुछ देर पहले जब ऋषि ने मयूर को कॉल किया था तब उसने सिर्फ इतना कहा था कि आहान और चिराग मिल गए हैं और वो उन्हें लेकर आ रहा है। इस वक्त वहां बहुत सन्नाटा था। सिर्फ आहान के चलने की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। आहान एक एक कदम चलकर उनके पास आ रहा था। जैसे जैसे आहान नजदीक आ रहा था मयूर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब आहान मयूर के सामने आकर खड़ा हो गया तब 1 सेकंड के लिए मयूर का दिल का धड़कन बंद हो गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और शरीर पसीने से गीला हो गया। पैनिक, कंफ्यूजन, हैरानी, बेचैनी, इस वक्त मयूर को यह सारे इमोशंस एक साथ फील हो रहे थे। ऋषि भाई
यह क्या हो रहा है? विनायक ने घबराते हुए पूछा। जब उसने मयूर की हालत ऐसी देखी तब उसने अपनी बेचैनी को दबाते हुए पूछा, पर ऋषि ने कुछ नहीं कहा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई जवाब दे सके। उसे डर था कि अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आहान को पसंद नहीं आए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए ऋषि को चुप रहना ही सबसे सही लगा। कुछ तो कहो, इस बार मयूर ने तेज आवाज में कहा। दोनों समझ नहीं पा रहे थे। 3 लोडेड गन होने के बावजूद ऋषि का हाथ कैसे टूट गया था। वो कोई खिलौना तो नहीं था जिससे आहान और चिराग डरे ना हो। जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तब मयूर और विनायक ने आहान की तरफ देखा। यह तुमने कैसे किया? मयूर ने पूछा। ऋषि एक ऐसे इंसान से हार चुका था जो निहत्था था। ऋषि शायद मानना नहीं चाहता था, पर वो हार गया था। इस वक्त मयूर ने देखा कि वो 3 गन्स भी आहान के हाथ में ही थी। आहान ने मयूर के सवाल पर मुस्कुराया और मयूर के और पास आने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरे डैड बहुत पावरफुल हैं। मयूर ने हकलाते हुए कहा। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता। आहान ने कहा। अब मैं बता रहा हूं ना, वो बहुत पावरफुल हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मयूर ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है? आहान ने ताना मारते हुए कहा। मोहन वर्मा भले ही कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, पर आहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आहान ने किसी बड़े आदमी से पहले डील नहीं किया था। जब मयूर को एहसास हुआ कि आहान को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब उसने कहा, ब्रदर, हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। बात इतनी भी नहीं बड़ी है। मयूर समझ गया था कि आहान की ताकत उसकी सोच के भी परे थी। उसे समझ आ गया था कि आहान मार्शल आर्टिस्ट था। इस वक्त बचने का सबसे अच्छा तरीका उससे हाथ मिलाना था। तुम सही बोल रहे हो, बात अभी इतनी नहीं बढ़ी है, आहान ने कहा। दरअसल उसने पहले भी नहीं सोचा था कि वो आहान के साथ क्या करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो मोहन से डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मयूर से उसे खास अफेंड नहीं किया था। मयूर ने उसकी कार डैमेज की थी और कुछ गुंडों को उसे किडनैप करने भेजा था, जिन्होंने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई थी। इस बात के लिए मयूर को मारना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर फिर भी उसे मयूर को सबक सिखाना तो था ही। मेरी कार तुमने डैमेज की? आहान ने पूछा। हाँ, वो मयूर बोलते बोलते चुप हो गया। वो अपने इस फैसले पर अब बहुत पछता रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने गुस्से की वजह से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी। पहले उसने आहान की पार्किंग ली, फिर उसने चिराग को थप्पड़ मारा, और जब आहान और चिराग ने उसे वापस थप्पड़ मारा तब उसने आहान की कार तोड़ दी। इतना ही नहीं, आहान से बदला लेने के लिए उसने ऋषि को उसे किडनैप करने के लिए भेज दिया था। इस सब का अंजाम अब यह था कि वो आहान के सामने घबरा रहा था। अब आहान मयूर को कैसे सबक सिखाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।